सोचिए, रात के 12 बज रहे हैं। एक घर में सब कुछ शांत है, बाहर सन्नाटा है और घर के अंदर एसी की धीमी आवाज। मम्मी, पापा और उनकी 14 साल की बेटी अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सो रहे हैं। बाहर से दरवाजा लॉक है, कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई बाहर जा नहीं सकता। यह एक परफेक्ट सुरक्षा घेरा लगता है। लेकिन जब सुबह होती है तो उस घर की दीवारों ने जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। उस घर में एक नहीं बल्कि 2 लाशें मिलती हैं। गला रेत दिया गया था, बिस्तर पर खून ही खून था, चादरें लाल हो चुकी थीं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि घर का कोई ताला नहीं टूटा था, कोई चोरी नहीं हुई थी, कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कहानी है भारत की सबसे बड़ी और सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री की। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। डाइनिंग टेबल से लेकर न्यूज रूम तक हर जगह बस एक ही बहस थी। कुछ कहते हैं कि कातिल माँ बाप थे, तो कुछ कहते हैं कि कातिल नौकर थे। लेकिन आज इतने सालों बाद भी हमारे पास सिर्फ एक ही सवाल है जो हवा में गूंज रहा है। आखिर आरुषि को किसने मारा? स्वागत है आपका उलझे किस्से चैनल में। आज हम खोलेंगे नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार के उस फ्लैट L32 का दरवाजा, जिसकी दीवारों ने वो राज दफन कर रखा है जो आज तक बाहर नहीं आया। इस केस में जितनी परतें खुलती गईं, सच उतना ही धुंधला होता गया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल उलझे किस्से को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और अनसुलझे किस्से आपके लिए लाते रहें। तो चलिए धूल हटाते हैं इस केस की फाइलों से। कहानी शुरू होती है तलवार फैमिली से। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार दोनों ही शहर के मशहूर डेंटिस्ट हैं। समाज में उनकी एक इज्जत थी, नाम था। उनकी दुनिया थी उनकी इकलौती बेटी आरुषि। आरुषि जो अपने स्कूल की होनहार स्टूडेंट थी, जिसे पढ़ने का शौक था, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का शौक था। तारीख थी 15 मई 2008। आरुषि का जन्मदिन आने में बस कुछ ही दिन बचे थे। घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था। आरुषि के लिए गिफ्ट्स के बारे में सोचा जा रहा था। उस रात सब कुछ सामान्य था। राजेश तलवार के ड्राइवर ने उन्हें घर छोड़ा। रात का खाना खाया गया और करीब 11 से 12 बजे के बीच सब सोने चले गए। राजेश और नूपुर अपने बेडरूम में थे और पास वाले कमरे में आरुषि। घर में सिर्फ 4 लोग थे, राजेश, नूपुर, आरुषि और उनका 45 साल का घरेलू नौकर हेमराज, जो नेपाल का रहने वाला था और परिवार के साथ काफी समय से काम कर रहा था। घर का मेन दरवाजा अंदर से लॉक था, एक लोहे का ग्रिल गेट था और एक लकड़ी का दरवाजा। और अगली सुबह जो हुआ उसने इस परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। 16 मई की सुबह करीब 6 बजे काम वाली बाई घर आती है। वो रोज की तरह घंटी बजाती है। आमतौर पर हेमराज दरवाजा खोलता था या चाबी ऊपर से फेंक देता था, पर आज कोई हलचल नहीं थी। घंटी बजती रही पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। काफी देर बाद नूपुर तलवार ने अंदर वाला लकड़ी का दरवाजा खोला और लोहे के जाली वाले दरवाजे के पीछे से घबराई हुई आवाज में कहा, देखो क्या हो गया, हेमराज ने क्या कर दिया। जब आरुषि के कमरे का दरवाजा खोला गया तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। आरुषि अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसका गला किसी बहुत ही धारदार हथियार से बहुत सफाई से काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सर्जिकल प्रेसिजन के साथ वार किया हो। पुलिस आती है, लेकिन यहीं से शुरू होती है वो ऐतिहासिक गलती जिसने इस केस को आज तक उलझा रखा है। नोएडा पुलिस ने क्राइम सीन को सिक्योर ही नहीं किया। ये कोई क्राइम सीन कम और पिकनिक स्पॉट ज्यादा लग रहा था। नेबर्स, रिश्तेदार, मीडिया वाले सब उस कमरे में आ जा रहे थे। कोई सोफे पर बैठा था, कोई चीजों को छू रहा था। आरुषि के कमरे में जहां सबसे ज्यादा सबूत हो सकते थे, वहां लोगों के पैरों के निशान बन गए थे। सबूत मिटते जा रहे थे जाने अनजाने में। पुलिस ने बिना किसी फोरेंसिक जांच के, बिना उंगलियों के निशान लिए तुरंत एक फैसला सुना दिया, कातिल हेमराज है। क्यों? क्योंकि हेमराज गायब था। पुलिस को लगा कि नौकर ने पैसे या किसी रंजिश के चलते बच्ची को मारा और भाग गया। पुलिस ने हेमराज को ढूंढने के लिए टीमें नेपाल बॉर्डर की तरफ भेज दी।
मीडिया में हेमराज की फोटो फ्लैश होने लगी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अगले दिन आना था, जिसने पुलिस की थ्योरी की धज्जियां उड़ ढा दी। 17 मई को एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जो तलवार परिवार को जानते थे, वो घर आए। उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे जो ऊपर छत की तरफ जा रहे थे। छत का दरवाजा लॉक था। पुलिस ने पहले दिन इस दरवाजे को खोलने की जहमत ही नहीं उठाई थी। जब ताला तोड़ा गया तो वहां जो दिखा उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां एक और लाश पड़ी थी। वो लाश हेमराज की थी। सोचिए, जिस आदमी को पुलिस 24 घंटे से पूरे देश में ढूंढ रही थी, उसे नेपाल बॉर्डर पर ट्रेस कर रही थी। उसकी लाश उसी घर की छत पर पड़ी सड़ रही थी। लाश को एक कूलर के पैनल से ढका गया था ताकि वो आसानी से दिखाई न दे। अब सवाल पूरी तरह बदल गया था। अगर हेमराज मर चुका है और वो भी उसी रात, तो आरुषि और हेमराज दोनों को किसने मारा? बाहर का दरवाजा लॉक था। छत की चाबी मिल नहीं रही थी। तो क्या कातिल घर के अंदर ही था? पुलिस की थ्योरी अब पूरी तरह घूम गई। 23 मई को पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इसे ऑनर किलिंग का नाम दिया। पुलिस ने एक बहुत ही विवादित और बिना सबूत वाली कहानी सुनाई। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आज भी पत्रकारिता और पुलिस जांच के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाती है। उन्होंने कहा कि राजेश ने अपनी बेटी और नौकर को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और गुस्से में दोनों को मार दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक अलग ही तरह का कत्ल था, चरित्र का कत्ल। मीडिया ने आरुषि और उसके माता पिता के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां चलाईं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। एक 14 साल की बच्ची जो अपनी सफाई देने के लिए जिंदा भी नहीं थी, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। नूपुर तलवार के टीवी पर ना रोने को उनके गुनहगार होने का सबूत माना गया। कहा गया कि देखो, ये मां होकर भी रो नहीं रही, जरूर इसी ने मारा है। लेकिन जनता और मीडिया का दबाव इतना था कि केस सीबीआई को सौंप दिया गया। और यहां से कहानी में आते हैं नए किरदार और नई जांच। सीबीआई की पहली टीम, जिसे ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार लीड कर रहे थे, उन्होंने माता पिता से फोकस हटाकर नौकरों पर फोकस किया। उन्हें लगा कि एक बाप अपनी ही बेटी को इतनी बेरहमी से नहीं मार सकता। शक के घेरे में आए 3 लोग: कृष्णा, जो कि राजेश का कंपाउंडर था, राजकुमार, जो तलवार परिवार के दोस्त के घर काम करता था, और विजय मंडल। सीबीआई ने इनका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया। और दोस्तों, नार्को टेस्ट के वो वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। उस वीडियो में कृष्णा आधी बेहोशी की हालत में अजीब बातें कर रहा था। उस टेस्ट में कृष्णा ने बताया कि उस रात वो घर में थे। उन्होंने कबूला कि हेमराज ने उन्हें बुलाया था। वहां शराब पी गई, टीवी देखा गया और फिर किसी बात पर झगड़ा हुआ। उसने कहा कि गुस्से में उन्होंने आरुषि को मार दिया क्योंकि वो जाग गई थी और उन्हें पहचान गई थी। उसने खुखरी जैसे हथियार का भी जिक्र किया। सीबीआई की इस टीम को लग रहा था कि केस सॉल्व हो गया है। उन्हें हेमराज के कमरे से एक तकिया भी मिला जिस पर कथित तौर पर कृष्णा का डीएनए हो सकता था। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी: ठोस सबूत। सीबीआई को हत्या का हथियार यानी वो खुखरी कभी नहीं मिली। नार्को टेस्ट अदालत में सबूत के तौर पर मान्य नहीं होता, यह सिर्फ जांच की दिशा बता सकता है। 90 दिन बीत गए, चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई। बिना पक्के सबूत के तीनों नौकरों को छोड़ना पड़ा। साल 2009 में सीबीआई की टीम बदल दी गई। नई टीम आई एजीएल कॉल के नेतृत्व में। उन्होंने पूरा केस पलट दिया। उन्होंने कहा, नौकरों के खिलाफ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, हमारा शक माता पिता पर ही है। उन्होंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की एक कड़ी बनाई। ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट्स, क्योंकि इन्हीं दलीलों ने तलवार दंपति को जेल भेजा। पहला पॉइंट था जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं। घर का कोई ताला नहीं टूटा था। चोर आते तो ताला तोड़ते। इसका मतलब कातिल के पास या तो चाबी थी या वो घर के अंदर ही था। दूसरा पॉइंट था इंटरनेट राउटर। सीबीआई ने कहा कि रात के 12:08 तक राजेश तलवार का इंटरनेट 8 बजे तक बंद था। राउटर ऑन था और उस पर एक्टिविटी थी। सीबीआई का कहना था कि वो जाग रहे थे, सो नहीं रहे थे, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। तीसरा पॉइंट था सफाई आरुषि का कमरा और बॉडी
बहुत तरीके से साफ की गई थी। चादर पर सिलवटें नहीं थीं। आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन किया गया था। सीबीआई का कहना था कि एक बाहरी कातिल के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो कत्ल के बाद बैठकर सफाई करे और बॉडी को सजाए। यह काम सिर्फ वो कर सकता है जिसे उस लाश से भावनात्मक लगाव हो। चौथा पॉइंट, गोल्फ क्लब। सीबीआई ने कहा कि राजेश ने अपने गोल्फ क्लब से पहले हेमराज को मारा और गलती से आरुषि को लग गई। बाद में गोल्फ क्लब को बहुत ज्यादा चमकाया गया था ताकि खून के निशान मिट जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आरुषि के गले पर जो कट था वो किसी डेंटिस्ट के स्कैल्पल जैसा सटीक था। दिसंबर 2010 में सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। ये बहुत अजीब था। इसका मतलब था, हमें लगता है माता पिता ने ही हत्या की है, पर हमारे पास पक्के सबूत नहीं है, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, नहीं, अगर आपको शक है तो केस चलेगा, सबूत कोर्ट में पेश करो। मुकदमा चला। दोनों तरफ से दलीलें दी गईं। तलवार दंपत्ति ने कहा कि हमारे घर के डिजाइन में कमरों के बीच एक साउंड प्रूफिंग थी, एसी की आवाज तेज थी, इसलिए हमें चीखें सुनाई नहीं दी। लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। 2013 में गाजियाबाद की विशेष अदालत ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुना दी। एक हंसते खेलते परिवार के दोनों सदस्य डासना जेल चले गए। आरुषि जा चुकी थी और अब उसके माँ बाप भी जेल में थे। उनका घर वीरान हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तलवार दंपति ने हार नहीं मानी। वे इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। उन्होंने अपील की कि बिना सबूत के उन्हें सजा दी गई है, और 2017 में हाई कोर्ट ने जो कहा वो सुनना बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले की आलोचना की। जजों ने कहा कि सीबीआई के पास कोई भी सीधा सबूत नहीं है। कोर्ट ने नोट किया कि आरुषि के कमरे में किसी बाहरी आदमी के होने के निशान हो सकते हैं। हेमराज के तकिए पर और घर में मिली शराब की बोतल पर किसी अनजान इंसान का डीएनए मिला था, जो न राजेश का था न नूपुर का। गोल्फ क्लब और सर्जिकल ब्लेड वाली थ्योरी सिर्फ कल्पना और संभावना पर आधारित है। कानून का उसूल है 100 गुनहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। आज 17 साल बाद राजेश और नूपुर बाहर हैं। वे दोबारा समाज में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है, L32 के उस फ्लैट के बाहर। अगर मां बाप ने नहीं मारा, अगर नौकरों ने नहीं मारा, तो उस रात L32 में तीसरा कौन था? क्या कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने 2 कत्ल किए और हवा में गायब हो गई? कुछ सवाल आज भी चुभते हैं, जिनका जवाब किसी फाइल में नहीं है। पहला यह कि हेमराज का फोन अगले दिन भी एक्टिव था और उसकी लोकेशन पंजाब के नेटवर्क में दिख रही थी। वो फोन वहां कैसे पहुंचा? उसे कौन ले गया? दूसरा यह कि आरुषि के कमरे का दरवाजा, जो अपने आप लॉक होता था, वो सुबह खुला कैसे मिला? उसे किसने खोला? तीसरा और सबसे अहम यह कि पुलिस ने शुरुआती 24 घंटों में जो सबूत मिटाए, क्या वही सच तक पहुंचने की चाबी थे? क्या उस लापरवाही ने ही कातिल को हमेशा के लिए बचा लिया? दोस्तों, नो वन किल्ड आरुषि तकनीकी रूप से आज यही सच है। कानून की नजर में कोई कातिल नहीं है, पर इंसाफ की नजर से आरुषि आज भी हमें देख रही है। एक 14 साल की बच्ची जिसका पूरा जीवन उसके सामने था, वो अपने ही घर में, अपने ही बिस्तर पर खत्म हो गई। आपको क्या लगता है? क्या ये एक परफेक्ट क्राइम था जिसे बहुत शातिर दिमाग ने अंजाम दिया, या ये सिर्फ एक खराब इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है जिसने सच को हमेशा के लिए दफन कर दिया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि कभी इस केस का सच सामने आ पाएगा? ऐसे ही अनसुलझे किस्सों, गहरे राजों और रोंगटे खड़े करने वाली सच्ची कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें उलझे किस्से। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नई मिस्ट्री लाएं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ, एक नए सवाल के साथ।